हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं DSSB PIT के सेकंड पार्ट से रिलेटेड। सेकंड पार्ट में जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे सेकंड पार्ट में पेडागोजी है। पेडागोजी आपका जो कि 100 नंबर का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पेडागोजी का जो सिलेबस है वो क्या कुछ है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट सिलेबस ऑफ देखेंगे साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का, जो कि आपका 100 मार्क्स का है एंड 100 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे हम इसका कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, जो कि यार आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसा कि आपको पता है कि DSSB ने PRT में सेकंड पेपर का कोई सिलेबस नहीं दिया है। तो यार मुझे कहाँ से सिलेबस मिल गया? तो यार मैं आपको बताऊँ कि पिछले कुछ PYQs को एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक्स निकल के आए हैं, जो कि हाँ लिटरली आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यार लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, बिकॉज ऑफ बातें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं एंड सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे जो आपका ये पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन बन के आएगा वो किन सारे टॉपिक्स से होगा। तो यहाँ पे मैंने 5 मेजर टॉपिक निकाले हैं, जहाँ से ये आपका पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन बन के आएगा। तो ये 5 मेजर टॉपिक्स में से आपको क्या क्या पढ़ लेने हैं, जो कि हाँ जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे हो एजुकेशनल साइकोलॉजी, जहाँ से आपको मतलब सारे टॉपिक्स निकाल लेने, सारे चैप्टर्स देख लेने हैं। एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से सारे चैप्टर पढ़ लेने हैं, सारे टॉपिक्स देख लेने हैं। ओके। एंड यहाँ पे पेडागोजी, तो यहाँ पे ये जो 2-3 टॉपिक ये आप देख रहे हो ना, ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ यार। एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से लगभग ये जो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, यहाँ पे लगभग 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पेपर से। ओके। एंड पेडागोजी भी आपका लगभग 50% पूछा जाता है सेकेंड पेपर में। एंड यहाँ पे आप जो ये देख पा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यहाँ से ये जो पूरा मतलब आप टॉपिक देख पा रहे हो, यहाँ से लगभग 10% पूछे जाते हैं क्वेश्चन इन बाकी के सारे टॉपिक से। तो यहाँ पे आपको देख के ही समझ आ रहा हो कि भाई आपको कहाँ पे कितना ज़्यादा फोकस करना है। ये सारी बातें मैं मतलब बता रही हूँ आपको कुछ PYQs को एनालिसिस करने के बाद, तो वहीं से सारे टॉपिक निकाले हैं। ओके। तो यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पे और पेडागोजी, ये सब 2-4 चैप्टर हो जाते हैं, जो कि हाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपको यार जितने वाद दिए गए हैं आपको सब पढ़ लेना है। आपने अपनी टीचर ट्रेनिंग टाइम में जो आपने बुक पढ़ी थी उसमें आपने देखा होगा संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, ये सब जितने आपको पढ़ लेना है। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, साइकोडायनामिज्म, कॉग्निटिविज्म, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा मतलब मूल प्रवृत्ति जितनी भी रही हैं। गेस्टाल्टवाद में जो कुछ बातें कही गई हैं, मैकडूगल ने भी जो जितना बातें कही हैं सब देख लीजिएगा। मूल प्रवृत्ति में गेस्टाल्टवाद में कोहलर, काफ्का, वर्दीमर ने क्या कुछ बातें कही हैं। ओके। एंड मानवतावादी दृष्टिकोण, ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस में क्या कुछ बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे आपको साथ में ये भी देख लेना है कि जैसे स्ट्रक्चरलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म में किसने क्या बातें कही हैं, फंक्शनलिज्म में किसने क्या बातें कही हैं, जैसे गेस्टाल्टवाद में कोहलर, काफ्का, वर्दीमर ने क्या क्या बातें कही हैं। ओके। तो ये सब आपको यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी में देख लेना है। ओके। एंड आगे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में कितने चैप्टर आपके निकल के आते हैं। ओके। चाइल्ड डेवलपमेंट में और उन चैप्टर में क्या टॉपिक हैं, ये सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट की बातें की हैं हमने, और एजुकेशनल साइकोलॉजी हमने देख लिया कि उसमें क्या कुछ बातें थी। ओके। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप देख लीजिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यार आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि हाँ भाई ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के। ओके। किस में क्या इंक्लूड हो जाता है, जैसे डेवलपमेंट में ग्रोथ आ जाता है, और क्या कुछ सिद्धांत हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इसी में आ जाता है। भाषा मतलब किस, जैसे ग्रोथ में है कौन सी भाषा बच्चा कब सीखता है, और ग्रोथ के पीरियड में कौन से पीरियड में बच्चे कितने शब्द बोल रहे होते हैं। ओके। एंड थिंकिंग प्रोसेस, सोशलाइजेशन, समाजीकरण कब कैसे होता है बच्चे का, कॉग्निटिविज्म डोमेन, प्याजे ने क्या कुछ कहा है इस बारे में। ओके। तो ये सब बातें आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। लर्निंग में आप थ्योरीज ऑफ लर्निंग के जितने भी सिद्धांत है भाई सब देख लीजिएगा। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, भाषा और विकास,
भाषा और विकास में क्या कुछ बातें आती हैं सब आप पढ़ लीजिएगा। लर्निंग का जो कर्व बनता है उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये 2 चैप्टर आपने देख लिया, एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट का 2 चैप्टर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, और इनके ये सारे टॉपिक हैं जो कि हाँ आप पढ़ लोगे। ओके, और आगे बात करते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में जितने भी बिहेवियरिज्म आपको व्यवहारवादी देखने के लिए मिलेंगे। व्यवहारवादी में भाई थॉर्नडाइक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक से क्वेश्चन रहना ही रहना है। इनकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी आप मतलब पूरी अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। इवन थॉर्नडाइक ने क्या कुछ बातें कही हैं, थॉर्नडाइक से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं उन्हें सबको आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि आगे भी कुछ बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो कि थॉर्नडाइक से रिलेटेड होंगी। बिकॉज ऑफ एज यू नो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है भाई? थॉर्नडाइक है। तो थॉर्नडाइक ने इस एरिया में बहुत बहुत ज़्यादा काम किए हैं, तो बहुत ज़्यादा काम किए हैं, तो थॉर्नडाइक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनेंगे। तो आप थॉर्नडाइक को पढ़ के जाइएगा। ओके, और स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ लीजिएगा, क्लार्क हल को पढ़ लीजिएगा। ओके, एंड इवॉन पेवलॉव का सिद्धांत जो है उसे पढ़ लीजिएगा, वुडवर्थ को पढ़ लीजिएगा, जेवी वॉटसन को पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आती है भाई बात संज्ञानवादियों की। संज्ञानवादियों में जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, वाइगोस्की, स्टर्नबर्ग, अल्सबेल, इन सब की जो थ्योरी रही है, क्या कुछ बातें कही हैं इन्होंने, किस पे ज़्यादा फोकस किया है, ये सब बातें आप पढ़ लीजिएगा। कौन किससे इंस्पायर्ड था, पियाजे ब्रूनर से थे या फिर ब्रूनर पियाजे से थे, ब्रूनर और पियाजे क्या अपोजिट बातें कहते हैं, क्या एक जैसी बातें कहते हैं, ये सब बातें आप देख लीजिएगा। वाइगोस्की से रिलेटेड मतलब जो इन्होंने जेड-पीडी की बात की है, एमकेओ की बात की है, एंड स्कैफोल्डिंग की बात की है इन्होंने, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। कॉग्निटिविज्म से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सारी बातें हो गई। अब आगे चलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरीज। आपने यहाँ पे 4 चैप्टर देख लिया, अब आपका होता है 5th चैप्टर। 5th चैप्टर में आप देख लीजिएगा सोशल लर्निंग थ्योरीज में जैसे कि आपके आ जाते हैं अल्बर्ट बंडूरा, एरिक्सन, गैने का जो हेरारकी है उसे आप देख लीजिएगा, मैकडूगल का सिद्धांत देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे ये सब कुछ बातें हो जाती हैं सोशल लर्निंग थ्योरीज में, चैप्टर 5 जो आपका होता है। ओके, तो यहाँ पे ये सब आप पढ़ लीजिएगा यार। आपका जो 2nd पेपर होगा उसमें ये सब आपको, ये सारे पॉइंट आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके, एंड मोटिवेशन का वापस से बोलती हूँ भाई, मीनिंग एंड साइकिल, ये सारी चीज़ें। मोटिवेशन है क्या, कैसे काम करता है, मोटिवेशन का साइकिल आपको पता होना चाहिए। मोटिवेशन के साइकिल में जैसा आपने देखा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल नीड आती है, ड्राइव आता है, फिर उसके बाद अराउजल आता है। जब अराउजल आता है तो बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। फिर उसके बाद अचीवमेंट हो जाती है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बाद अचीवमेंट के बाद रिडक्शन ऑफ अराउजल आता है। तो ये पूरा ऐसे साइकिल देख लेना है आपको मोटिवेशन का। ओके, मोटिवेशन का मीनिंग देख लेना है भाई, मोटिवेशन है क्या। और मोटिवेशन जब आप ये चैप्टर खोलोगे ना भाई मोटिवेशन, तो यहाँ कुछ की पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एज लाइक बीएफ स्किनर ने मोटिवेशन को लर्निंग का नेशनल हाईवे कहा है। क्या कहा है भाई? मोटिवेशन को लर्निंग का नेशनल हाईवे कहा है। किसने? बीएफ स्किनर ने कहा है। तो ऐसे कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे आपकी गाड़ी मतलब हाईवे पे तेज़ भागती है, वैसे जब आप मोटिवेटेड होंगे तो आप लर्निंग कर रहे होगे या फिर मतलब कोई भी लर्निंग कर रहे होगे तो वो अच्छी चलेगी, अच्छी भागेगी, अच्छी स्पीड में होगी जब आप मोटिवेटेड होगे। तो ऐसा कुछ की पॉइंट्स हैं, तो वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कितने टाइप का होता है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, अब इसे भी पढ़ लीजिएगा। अब्राहम मैस्लो ने क्या कुछ बातें कही हैं मोटिवेशन से रिलेटेड, तो ये सारी बातें आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे मतलब लर्निंग के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है? मोटिवेशन ज़रूरी होता है। तो ये सारे कुछ बातें हो जाती हैं जो कि आप आगे पढ़ लोगे। ओके, एंड 7th चैप्टर देखते हैं मोरल डेवलपमेंट। तो यार वापस से मोरल डेवलपमेंट का आपको नैतिक विकास की मीनिंग पता होनी चाहिए, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। ओके, सॉरी, मीनिंग ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए था, मोरल डेवलपमेंट। और प्याजे एंड कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट के बारे में क्या कुछ बातें कही हैं, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इंटेलिजेंस में अब आपको यहाँ पे इंटेलिजेंस की मीनिंग क्या है भाई, इंटेलिजेंस है क्या, डिफिनीसन आपको पता होना चाहिए। और अल्फ्रेड बिने की मोनोफैक्टर थ्योरी पढ़ लीजिएगा आप। इंटेलिजेंस की 2 फैक्टर थ्योरी जो स्पीयरमैन ने दी है उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस आप पढ़ लीजिएगा।
हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बातें की हैं, उसे भी आप देख लीजिएगा, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्वर्ड गार्डनर यहाँ पे, ओके। एंड रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, गिलफोर्ड का 3D मॉडल स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पे थॉर्नडाइक की कुछ बातें हैं, जैसे थॉर्नडाइक ने यहाँ पे इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ बातें कही हैं। थॉर्नडाइक, मैंने आपसे पीछे ही बातें की थी भाई कि थॉर्नडाइक के बारे में यार आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा। थॉर्नडाइक ने सोशल इंटेलिजेंस के बारे में बातें की हैं, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के बारे में बातें की हैं, एंड ऑब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के बारे में बातें की हैं। तो थॉर्नडाइक से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, इंटेलिजेंस से रिलेटेड थॉर्नडाइक ने जो कुछ बातें कही हैं उसे पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे ये सारी बातें हो जाती हैं। एंड आईक्यू का फॉर्मूला आप चाहे रेक्टिफिकेशन कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, आपको आईक्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हम अभी तक हमने यहाँ पे 8 चैप्टर देखे, अब हम देखते हैं 9 चैप्टर, और यहाँ पे आपका 9 चैप्टर ही है चाइल्ड डेवलपमेंट में। 8 चैप्टर आपने देखे एजुकेशनल साइकोलॉजी में, और आप यहाँ पे 9 चैप्टर देख रहे हो चाइल्ड डेवलपमेंट में। 9 चैप्टर यहाँ पे आ जाता है आपका पर्सनालिटी में आपको 2 तरीके की पर्सनालिटी देखने के लिए मिलेगी, एक टाइप अप्रोच एंड सेकंड वन ट्रेट अप्रोच। टाइप अप्रोच में आपको यहाँ पे फिजिकल अप्रोचेस देखने के लिए मिलेंगी। कैसी अप्रोचेस देखने के लिए मिलेंगी भाई? टाइप अप्रोच में फिजिकल अप्रोचेस देखने के लिए मिलेंगी, ओके। एंड यहाँ पे आपका आ जाता है ट्रेट अप्रोच। तो यार ट्रेट अप्रोच में आपको इंटरनल अप्रोचेस देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे इंटरनल अप्रोचेस के बारे में बात की गई है। तो यार हाँ, यहाँ पे आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं कि हम टाइप अप्रोच में क्या कुछ बातें देखते हैं, ट्रेट अप्रोच में हम क्या कुछ बातें देखते हैं। विलियम सेल्डन हो गए या फिर मेयर फ्रेडमैन हो गए, ये किसके बारे में बात करते हैं? टाइप अप्रोच के बारे में बात करते हैं या फिर ट्रेट अप्रोच के बारे में बात करते हैं। जो मेयर फ्रेडमैन है, इन्होंने कितने टाइप की जो अप्रोच है वो दी है, कितने टाइप की अप्रोचेस दी हैं, कितने टाइप की पर्सनालिटी के बारे में बात की है, यहाँ पे ये सारी बातें। तो यहाँ पे जो मेयर हैं, मेयर फ्रेडमैन, इन्होंने यहाँ पे 2 टाइप की पर्सनालिटी के बारे में बात की है। इन्होंने कहा है कि पर्सनालिटी 2 तरीके की होती है। तो ये सब आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे आपसे, ओके। एंड ट्रेट अप्रोच में मैंने आपसे बातें की कि यहाँ पे इंटरनल अप्रोचेस के बारे में बात की जाएंगी कि पर्सनालिटी कैसे होती है। तो यहाँ पे कार्ल जुंग हो गए, तो इन्होंने भाई इंटरनल पर्सनालिटी के बारे में बात की है। तो यहाँ पे जो ये कार्ल जुंग हो गए, इन्होंने यहाँ पे 3 तरीके की ट्रेट अप्रोचेस के बारे में बात की है। यहाँ पे इन्होंने पर्सनालिटी को कहा है कि भाई एक इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, एक एम्बिडेंट होती है। कार्ल जुंग ने यहाँ पे 3 तरीके की पर्सनालिटी बताई है। और फिर उसके बाद आते हैं हैंस आइजैक, तो यहाँ पे इन्होंने भी ऐसे 4 तरीके की पर्सनालिटी की बात की है। तो वो सब आप पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सी पर्सनालिटी है इन्होंने यहाँ पे जिसके बारे में बात की है। तो इन्होंने बताया है साइकोटिक, न्यूरोटिक, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। तो यहाँ पे उन्होंने 4 तरीके की बातें की हैं। सिगमंड फ्राइड ने ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात की है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ओके। कौन? सिगमंड फ्राइड। यहाँ पे जब पर्सनालिटी के बारे में बातें होती हैं। इवन हाँ, पीआरटी सेकेंड पेपर में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं सिगमंड फ्राइड से, ओके। और अब यहाँ पे हम 9 टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं, 9 चैप्टर। और अगर हम यहाँ पे देखें कि मेथड टू एसेस पर्सनालिटी, ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जो कि पर्सनालिटी को एसेस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव मेथड देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि पर्सनालिटी को एसेस करते हैं अपने तरीके से। ऑब्जेक्टिव मेथड देखने के लिए मिलते हैं, प्रोजेक्टिव मेथड देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, ये सब्जेक्टिव मेथड कैसे क्या एसेस करता है? सब्जेक्टिव मेथड में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। अब सब्जेक्टिव मेथड कहते किसे हो? जैसे कि बायोग्राफी हो गई, ऑटोग्राफी हो गई, केस स्टडी हो गई, पोर्टफोलियो हो गया, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया। तो ये सब सब्जेक्टिव मेथड में आते हैं जिसके हिसाब से पर्सनालिटी को असेस किया जाता है, ओके। एंड ऑब्जेक्टिव मेथड की बात की जाए, ऑब्जेक्टिव मेथड, तो यहाँ पे भाई ये जैसा आप देख रहे हो ना, सब्जेक्टिव टाइप पर्टिकुलर किसी के बारे में बात कही जा रही होगी, किसी के तरीके से देखा जा रहा होगा, किसी के व्यू से देखा जा रहा होगा। सब्जेक्टिव, यहाँ पे चीज़ें सब्जेक्टिव हैं। एंड ऑब्जेक्टिव एक बड़े लेवल की कहीं ना कहीं बात होती है। तो यहाँ पे जैसे ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, एक क्राइटेरिया कहीं ना कहीं सेट होता है, सिचुएशनल टेस्ट हो गया, रेटिंग स्केल हो गया। तो ये सब ऑब्जेक्टिव मेथड में आता है। एंड प्रोजेक्टिव मेथड की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे कि हैंड राइटिंग हो गया, चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट हो गया, तो ये सब प्रोजेक्टिव मेथड में आता है। तो यार यहाँ पे ऐसे कुल 9 टॉपिक की हमने बातें कर ली हैं, ओके। किसमें? चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो ये दो मेजर टॉपिक हमने बात कर ली, एक एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जहाँ से आपको लगभग 40 क्वेश्चन आपके
पीआरटी सेकेंड पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। ओके, और आगे हम थर्ड टॉपिक बात करते हैं जो कि होगा हमारा पेडागोजी। तो देखते हैं कि पेडागोजी से क्या क्या टॉपिक पुटअप किए जा सकते हैं आपके एग्जाम में पीआरटी के सेकेंड पेपर में। तो यहाँ पे हम देखते हैं पेडागोजी से क्या कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो यार बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ब्लूम की टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी आप पढ़ लीजिएगा। एक अच्छा जो लर्नर होता है उसके क्या कुछ कैरेक्टर होते हैं अच्छे लर्नर के, जैसे कुछ लर्नर होते हैं जिन्हें गॉड गिफ्टेड इस सब कैटेगरी में रखा जाता है, तो वो सब भी आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे फैक्टर हैं, जैसे कि आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, टीचिंग इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर हो गया। साइकोलॉजिकली अगर बच्चा डिस्टर्ब है तो वो बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाएगा। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है या फिर दुखी है, उसका मन टूट गया है, मतलब उसका कोई खिलौना खो गया है, तो वो उसका दिमाग खिलौने पे होगा, वो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं अफेक्ट है, तो उसकी टीचिंग भी अफेक्ट होगी। साइकोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पे टीचिंग को अफेक्ट करेगा। बच्चे का ब्रेकअप हो गया है तो वो उसका मन टूट गया, उसका दिल टूट गया है, तो उसका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकली फैक्टर, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर भी टीचिंग को, लर्निंग को अफेक्ट करेगा। हाँ जी, बिल्कुल अफेक्ट करेगा। बच्चे को है फीवर, क्या वो प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएगा? बच्चा स्कूल जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, अब क्या उसका क्लास में वैसे ही मन लगेगा जैसे पिछली क्लासेस में मन लग रहा था? वह क्या वो बच्चा उतने ही मन से पढ़ पाएगा जितना मतलब वो स्वस्थ रह के पढ़ सकता था? नहीं पढ़ पाएगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं? अब क्लास का माहौल सही नहीं है, क्लास में गंदगी है, अलग अलग तरीके की स्मेल आ रही हैं, क्लास में शोर शराबा है, तो बहुत अच्छी टीचिंग लर्निंग नहीं हो पाएगी। यहाँ पे भी अफेक्ट होगा। अगर मतलब वो फिर चाहे पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में हो, अगर क्लास का माहौल बहुत शांत है, क्लास अच्छे तरीके से है, तो वहाँ पे वो अलग तरीके से अफेक्ट करेगा, वो पॉजिटिव वे में अफेक्ट करेगा। बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा होगा। टीचिंग इंस्ट्रूमेंट भी बच्चे की पढ़ाई को अफेक्ट करेंगे। पता चल रहा है क्लास में बोर्ड ही नहीं है, अगर बोर्ड है तो वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, चौक अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो वो अलग तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगी। क्लास में डिजिटल बोर्ड है और मतलब सारी सुख सुविधाएं टीचिंग इंस्ट्रूमेंट में सब उपलब्ध है, तो वो पॉजिटिव वे में क्लास को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही होंगी। तो ऐसे कुछ फैक्टर हैं जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे होंगे। कुछ पॉजिटिव तरीके से कर रहे होंगे, कुछ निगेटिव तरीके से कर रहे होंगे, जैसा माहौल होगा। ओके, और हाँ यार, मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिकॉज ऑफ ये जो यहाँ पे आप टॉपिक देख रहे हैं, इससे रिलेटेड वीडियोस यहाँ चैनल पे आएंगी। चैनल पे सारी वीडियोस आएंगी ये सारे टॉपिक की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ओके, आप मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, जितने भी टीचिंग मेथड्स होते हैं। ओके, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आपने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग टाइम में पढ़ा है टीचिंग मेथड्स के बारे में, जैसे इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, प्रोवल विधि, माइक्रो टीचिंग। तो यहाँ पे भी आपको दो तरीके की टीचिंग मतलब देखने के लिए मिलेगी मेथड ऑफ टीचिंग में। एक तो मतलब इन सर्विस, एक प्री सर्विस। मतलब कि प्री सर्विस में जैसा कि आपने माइक्रो टीचिंग वगैरह की थी तो वो प्री सर्विस में आ जाएगी, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। एंड इन सर्विस में जो होगा आपका वो इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड, मॉन्टेसरी विधि, प्रैक्टिकल मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, ये सब इन सर्विस में आता है। तो यार वही बातें हैं, जितने भी टीचिंग मेथड होते हैं वो सब आपको पढ़ लेने हैं यहाँ पे। ओके, बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, मैं वापस से आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे आप जितने टॉपिक देख रहे हो, जितने चैप्टर देख रहे हो, ये सारे वीडियो चैप्टर वाइज आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जितने चैप्टर मैंने आपको बताए हैं उसे एक पेज में प्रॉपर लिख लीजिए, चैप्टर लिखिए, उसके नीचे जो चैप्टर के मैंने टॉपिक बताए हैं उसे आप लिख लीजिए, और उस मतलब इसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बना लीजिएगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पे चैनल पे वीडियोस आएंगे और उस वीडियोस से आप नोट्स भी
बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप यहाँ पे ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं। और यहाँ पे ये आपको मतलब पूरा सिलेबस पता चल जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ PYQs को एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे जो सिलेबस बताया जा रहा है वो है, तो आप इस सिलेबस पे भाई विश्वास कर सकते हो। ओके, तो इस सब को आप लिख लीजिए प्रॉपर, ये सिलेबस। और सिलेबस के साथ साथ पढ़ना यार कहीं ना कहीं आसान होता है, और आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हो। तो वरना ऐसे पढ़ने को तो भाई अथाह है, आप कुछ भी पढ़ जाओ, लेकिन अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होते हो तो वो कहीं ना कहीं मतलब हेल्पफुल होती है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप उसी दिशा में जा रहे होते हो। मतलब दाएं बाएं होने की वजह से आप एकदम ऐसे लक्ष्य की ओर अपने जा रहे होते हो। एंड यहाँ पे बात करते हैं टीचिंग एड्स के बारे में। टीचिंग एड्स में आप ऑडियो एड्स देख सकते हो, विजुअल एड्स देख सकते हो, एंड ऑडियो विजुअल एड्स देख सकते हो। और साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिएगा कि ये जो ऑडियो एड्स है ये कब काम करता है, विजुअल एड्स कैसे काम करता है, ऑडियो विजुअल एड्स कैसे काम करता है। जैसे आपको पता है ये इंक्लूसिव एजुकेशन में अच्छा काम कर जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि ऑडियो एड्स इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे काम कर जाएगा, विजुअल एड्स इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे काम कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, जैसे कोई बच्चा है, अब वो सुन नहीं सकता है, अब बच्चा सुन नहीं सकता है तो ऑडियो एड्स का उसके लिए क्या काम, कोई मतलब ही नहीं है। अगर बच्चा सुन नहीं सकता है और आप उसे लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हो, ओके, तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे विजुअल एड्स काम करेंगे ना, और जो बच्चा देख नहीं सकता है तो उसके लिए ऑडियो एड्स काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे आगे बात करते हैं इवोल्यूशन सिस्टम की। हम यहाँ पे बात करते हैं इवोल्यूशन सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ लेना है। एक तो मेजरमेंट पढ़ लेना है आपको, एंड असेसमेंट पढ़ लेना है। मेजरमेंट है क्या, मेजरमेंट आप कैसे कब और किस चीज़ का कर सकते हो, असेसमेंट आप कब कैसे किस चीज़ का कर सकते हो। असेसमेंट में आप 360 डिग्री असेसमेंट पढ़ लीजिएगा, 360 डिग्री असेसमेंट क्या है। एंड यहाँ पे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ लीजिएगा, FA ऐसे सबमिटिव असेसमेंट क्या है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट, 360 डिग्री असेसमेंट, टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ओके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वैसे जब आप ये चैप्टर पे आओगे ना तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्टिव टाइप, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। एंड जब आप टाइप्स ऑफ टेस्ट में आओगे, टाइप्स ऑफ टेस्ट में आप ब्लूप्रिंट देख लीजिएगा, रूब्रिक्स देख लीजिएगा, पैमाना जो सेट किया जाता है, CRT, NRT, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या है, जो एक मानक सेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें। जैसे कि NRT में जैसे आपका सीटेट वगैरह हो गया, इसमें एक मानक सेट किया गया है ना कि हाँ भाई इतने नंबर पे पास है, तो NRT वगैरह। तो टाइप्स ऑफ टेस्ट देख लीजिएगा। CCE पढ़ लीजिएगा आप, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इसमें भी आप मतलब जो ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन है, इसमें आप देख लीजिएगा जो इवोल्यूशन होता है उसमें मतलब वैधता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, मतलब वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो ये सब आप CCE में देख लीजिएगा, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ये बेशक थोड़ा बड़ा टॉपिक है बस, बट हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये सारी बातें हो जाती हैं। एंड हाँ, असेसमेंट में आप स्कूल ऑफ असेसमेंट मतलब विद्यालय आधारित आकलन, वो ये विद्यालय आधारित आकलन असेसमेंट में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो ये अलग से फालतू ही लिखा गया है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, इसे आप देख लीजिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन, मैंने आपसे पीछे भी बातें की हैं कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे कैसे चिल्ड्रन को आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी बातें आप कर लीजिएगा। ओके, एंड 4 स्किल की यहाँ पे जैसे बात की गई है, 4 स्किल में आपका वही आ जाता है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सब आ जाता है आपका मतलब 4th स्किल में। एंड आगे बात कर लेते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक हमारा क्या हो जाता है भाई, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्या कुछ बातें कही गई हैं हम देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है भाई, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कमीशन है, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कमीशन, एक्ट, ये सब दिए गए हैं, इन सबको आपको पढ़ लेना है। एज लाइक आपको पढ़ लेना है कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, वुड का घोषणा पत्र जो आया था, हंटर आयोग, वर्धा आयोग, RT एक्ट और NCF, NEP, ये सब आपको पढ़ लेना है। NEP आपको पढ़ लेना है।
साथ ही साथ ये कमीशन या फिर ये एक्ट जो भी है, ये कब लागू किया गया था, किस एक्ट में क्या बातें कही गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका ये आरटी एक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि आरटी एक्ट आपका कब लागू हुआ था और कब लाया गया था। ओके, और इसमें क्या बातें कही गई हैं। हंटर आयोग, इसमें क्या बातें कही गई हैं। वुड का घोषणा पत्र, कोठारी आयोग, ये कब आया है, इसमें क्या बातें कही गई हैं। और एमडीएम, ये कब लागू किया गया है, मिड डे मील, ये कब लागू किया गया, इसमें क्या बातें कही गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसे ही कुछ कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। ये जो आपका यही पार्ट है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पुटअप किए जाते हैं, बट हाँ आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि आप यहाँ पे ही देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं एक दो। तो ऑर्गेनाइजेशन एज लाइक एनवीएस, केबीएस, यूजीसी, एनसीईआरटी और एनसीटीई, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे आपको ऊपर ऊपर जानकारी होनी चाहिए इसके सब के बारे में। और कुछ जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। जैसे कि आपकी इस डीयू हो गई, जेएनयू हो गई, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। बीएचयू हो गई, ये कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाँ पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप जाके भी आपको नहीं पढ़ना है। आपको यूनिसेफ के बारे में पता होना चाहिए, यूनिसेफ के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए आपको, यूनेस्को के बारे में, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो थोड़ा डीप होगा क्वेश्चन, तो इसलिए आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ओके, और एजुकेशन के रिगार्डिंग जितने भी एक्ट होंगे, ये जो यूनेस्को है, यूनिसेफ है, आपने टीचिंग ट्रेनिंग टाइम में ये सब तो आपने प्रॉपर पढ़ा ही होगा, बस आपको रिवीजन करना है तो पढ़ लीजिएगा। ओके, एंड यूनेस्को के बारे में आप पढ़ लीजिएगा क्या कुछ बातें हैं। हाँ, एक्ट्स रिगार्डिंग एजुकेशन मैंने आपसे पहले भी बातें की हैं। सर्व शिक्षा अभियान एक्ट, जितने भी एक्ट्स होंगे, जो एक्ट्स लागू हुए हैं संविधान में शिक्षा के मतलब संबंधित, शिक्षा से संबंधित जितने भी एक्ट्स एजुकेशन के रिगार्डिंग हैं, सब पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, कब लागू हुआ, क्या बातें कही गई हैं, वो सब आप पढ़ लीजिएगा। ये इतने टॉपिक हुए। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में आदर्शवाद, प्रगतिवाद और प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, बहुत ज़्यादा तो नहीं, वापस से बोल रही हूँ, बट यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, और हाँ आगे भी पुटअप किए जा सकते हैं, इवन पुटअप किए ही जाएंगे, तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पुटअप किए गए हैं, और ना ही क्वेश्चन डीप पुटअप किए गए हैं, बस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जैसे कि आपका आईसीटी हो गया, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन हो गया, तो ये सब के बारे में बस ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पुटअप नहीं किए जाएंगे, बहुत ज़्यादा 2 से 3 या फिर 1 से 2 ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे यहाँ से। और जो क्वेश्चन ये 1-2 भी होंगे वो बेसिक होंगे। तो यार ये सारे जो टॉपिक हैं, यहीं से आपका ये 100 मार्क का क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। पेपर जो इसका पार्ट 2 होगा, DSSB PRT का जो पार्ट 2 होगा, इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। सो यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा होगा आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यहाँ पे ये जो PRT का ये जो पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 का यहाँ जो ये टॉपिक हमने देखा, इससे रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग यहाँ चैनल पे वीडियो आएगा। सो यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।